सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएस से देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह मनदीप पूनिया जी का साथ इस प्रोग्राम में हमारे साथ होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर होती है बातचीत। सबसे पहले करते हैं पूनिया जी का स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है पूनिया जी। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख खबरों का करते हैं। सबसे पहली खबर ईरान अमेरिकी जंग के बारे में। हमने पहले जंग के बारे में बहुत डिस्कशन की हर रोज, उसके बाद समझौते के पास पहुंचते हुए बात की, फिर समझौते वाले दिन की बात की, फिर दोबारा से हमले की बात की। और आज हम बात करेंगे एक बार दोबारा से हमला करने के बाद फिर बेंच पर बैठने की बात। एक बार दोबारा से बेंच पे आने के लिए राजी हो गए हैं दोनों देश। कहाँ, कब, कैसे कैसे माहौल में मीटिंग होगी और क्या इस मीटिंग को हम आखिरी समझे या फिर से दोबारा मीटिंग करने के बाद अगले ही दिन कोई ना कोई कांड हो जाएगा। देखिए गुरप्रीत, इसको आखिरी तो बिल्कुल मत समझिएगा, क्योंकि वेस्ट हम्म। एशिया का क्राइसिस बहुत पुराना है और हम लगातार 70 साल से ये चीजें देख ही रहे हैं, जिसमें अलग-अलग समय पे अलग-अलग मामले हो रहे हैं। देखिए टोटल बात करें तो 17 जून को सारा कुछ हुआ, जिसमें ये लग रहा था कि एमओयू पे ऊपर हस्ताक्षर हो जाएगा। ये लग रहा था कि हॉर्मुज स्ट्रेट नॉर्मल हो जाएगा और हॉर्मुज स्ट्रेट से जो जहाजों की आवाजाही है वो भी नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन आप देखिए कि 2 दिन बाद ही सिंगापुर के एक जहाज के ऊपर हमला होता है। उसके बाद चीज़ें बिगड़ती हैं। जो यूनाइटेड नेशन जितना एकदम से ये मान रहा था कि वो सारी चीज़ों को नॉर्मल कर लेगा, वो सारी चीज़ों को नॉर्मल कर लेगा। लग रहा था कि सारी चीज़ें मतलब ठीक हो जाएँगी, लेकिन जो सारा सारा मामला जो शुरू हुआ, उसमें फिर ईरान के मिसाइल और रडार सिस्टम के ऊपर अमेरिका का हमला हुआ। ईरान ने भी जी। जवाबी कार्रवाई की, बहरीन में और कुवैत में उन्होंने अमेरिकी ठिकानों के ऊपर हमले किए। अब ये निकल कर आ रहा है कि जब अपन बातचीत के इतने यहाँ तक पहुँच गए कि हम एमओयू साइन कर रहे हैं और उस बातचीत का टेक्निकल जो पॉइंट्स हैं उनको लेकर हमारे डिप्लोमेट्स बैठ रहे हैं, तब हम फिर दोबारा फाइटिंग की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक क्लिंच हुआ और कतर ने इसमें खासी भूमिका निभाई है। अब अगली जो बातचीत होनी है कि चीज़ें कैसे शॉर्ट करनी है, कैसा वो करना है, वो कतर में करनी है। तो कतर में ये सारी चीज़ें होंगी। टाइमलाइन तो देखिए कोई आप कह नहीं सकते। 60 दिन की टाइमलाइन थी एमओयू के बाद। ये था कि 60 दिनों के अंदर अंदर जो समझौते की बातचीत होगी और जो टेक्निकल पॉइंट्स पे कोई ना कोई सहमति दर्ज की जाएगी। हालाँकि जो कमर्शियल शिप्स हैं, कमर्शियल जो जहाज हैं, वो तो अब हॉर्मुज़ स्ट्रेट से आ जा रहे हैं। मामला वही फँसा हुआ है कि एक तो 11,000 नाविक जो सेलर जो फँसे हुए हैं, सी सेलर, उनका एक मामला है और ख़ैर अभी तो यही नज़र आ रहा है कि इस सारे मामले पे दोबारा से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। जी। जी। और इससे अगर आगे बढ़े तो बात राम मंदिर की करते हैं। राम मंदिर चोरी के मामले में 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया गया है। हाँ, राम मंदिर चोरी का मामला देखिए बड़ा इश्यू बना हुआ है और ये बीजेपी के गले की फांस भी बना हुआ। पिछले 10-15 दिन से हम लगातार इसके ऊपर हर रोज़ अपने बुलेटिन में खबर ले ही रहे हैं और मतलब हमारी भी मजबूरी है, खबर लेते हैं तो हमारा भी दिल दुखता है कि कैसे जिसको इतना पवित्र माना गया, उसी जगह पे मतलब चोरी हुई। यहाँ तक कि राम की जो चरण पादुकाएँ हैं, वो तक चोरी कर ली गई। ख़ैर बिल्कुल। जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है 14 दिन की जुडिशियल 8 आरोपियों को और बहुत सारी जगह पे तो हमें रिकवरी की खबरें आ रही हैं, कहीं पे कुछ मिल रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है। लेकिन ये सारे मैं अगेन हर हर रोज़ कहता हूँ कि बहुत छोटे प्लेयर्स हैं। ये कोई बड़े प्लेयर्स नहीं हैं। ट्रस्ट की जो बैठक है वो भी 5 दिन पहले होगी। ये भी बोला जा रहा है कि ट्रस्ट को भी शायद नए तरीके से भंग भंग करके दोबारा बनाया जाए। चंपत राय इस्तीफ़ा दे चुके हैं, वो भी आपको पता है। इवन चंपत राय इस्तीफ़ा देने के 3 दिन बाद आज दिल्ली में भी देखे गए। तो दिल्ली में उनको शायद प्रधानमंत्री आवास में तलब किया गया होगा, तो वहाँ अपना अपना सफाई देने आए होंगे। ये माना जा रहा है कि जो आरएसएस है वो भी अभी इसमें सक्रिय हो रखा है, तो आरएसएस भी ये कह रहा है कि हम खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे। लोग तो ये कह रहे हैं कि आरएसएस इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, बल्कि उनका नाम ना उछल जाए इस सारे मामले में, इसके लिए वो फील्डिंग सेट करेगा। खैर अपने-अपने दावे हैं, अपनी-अपनी चीज़ें हैं, अगलों की हुकूमत है, कुछ भी कर सकते हैं। अ
देखिए लगातार सीबीआई की जाँच की माँग हो रही है, लेकिन सीबीआई तो इसमें नहीं है, अभी एसआईटी बनाई गई है, योगी आदित्यनाथ ही के देख-रेख में ये जाँच हो रही है। तो ख़ैर अभी देखते हैं कि स्थिति क्या बनती है, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि चंपत राय का नाम भी एफआईआर में नहीं है, उनका नाम तो एफआईआर में होना ही चाहिए। मैं जैसे हम लगातार कहते रहते हैं कि काफ़ी बहुत बड़े-बड़े लोगों का इसमें हाथ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लाखों मतलब आप देखिए कि इसमें जो मामला अगर कुछ लाख चंदे का होता तो मान भी लेते। इसमें 1250 तो राम की शिलाएँ ही गायब हैं, जो सोने-चांदी की, चरण पादुकाएँ गायब हैं। करोड़ों रुपए के चंदे का कोई हिसाब नहीं है। 7 करोड़ की तो रिकवरी तक हो चुकी है। तो आप देखिए कि कितना कितना बड़ा मामला है। तो देखते हैं कि क्या स्थिति बनती है। ट्रस्ट के खाते में जितना अमाउंट दिखाया जा रहा है, उससे कहीं ज़्यादा अमाउंट तो अपने को पता है कि एक-एक दिन में आता है वहाँ पर। तो फिर वो सारा पैसा गया कहाँ? तो राम के नाम पर जो चोरी हुई है, उसको लेकर एक मतलब भारतीय राजनीति में अभी सरगर्मी तो है। विपक्ष आवाज़ भी उठा रहा है। बीजेपी से रह कर कोई जवाब देते हुए बन नहीं रहा। जी। और इससे आगे बढ़ें तो बात उद्धव ठाकरे की करते हैं, जिनको ताज़ा-ताज़ा झटका दिया है बीजेपी ने अभी शिंदे की ज़रिए। उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं कि बीजेपी की फुल फॉर्म भारतीय जनता पार्टी नहीं, बाबर जनता पार्टी है। देखिए बाबर वैसे इन्होंने बाबर का नाम शायद मुझे लगता है इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि वो भी हिंदुत्व की बेस्ड पार्टी है और दोनों में कंपटीशन चलता रहता है। देखिए जी, जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है उसका केंद्र है महाराष्ट्र। नागपुर भी वही है, शिवसेना भी वही मुंबई की सड़कों पे बाला साहब ठाकरे ने उसको जन्म दिया। सारा मतलब इवन आज़ादी से पहले देखेंगे तो बाल गंगाधर तिलक और ये सब जितना भी मटेरियल था जो हिंदुत्व की जिनमें टोन थी, वो सब आपको उधर ही दिखेंगे विश्व हिंदू परिषद ये वो जितना भी सारा कुछ महाराष्ट्र की ज़मीन पे दिखेगा। महाराष्ट्र की ज़मीन में देखिए 2 बड़े राजनैतिक आंदोलन देखने को मिले। एक तो भीमराव अंबेडकर का जो दलितों को लेकर पूरा मूवमेंट था वो आपको देखने को मिला। और दूसरा आपको ये हिंदुत्व का मूवमेंट जिसमें आरएसएस भी 1925 में नागपुर में बन रही है। शिवसेना भी है, बीजेपी का भी जन्म वहीं हो रहा है महाराष्ट्र की भूमि पर ही। तो वो हिंदुत्व की राजनीति का गढ़ है और उसमें 2 बेसिकली अपन मान के चलें कि 2 इवन वीडी सावरकर वगैरह जितने भी आप नाम सुनते होंगे, बाला साहब ठाकरे, ये सब महाराष्ट्र के ही हैं। तो ये महाराष्ट्र की जो लोकल राजनीति है उसी को का ही इंडियाकरण कर रखा है। हालाँकि मतलब आपको पता है कि आज के टाइम पे तो अगलों की हुकूमत भी आई हुई है। तो ये हिंदुत्व बी की भी लड़ाई आप मान के चलिए। उसमें ये महाराष्ट्र में हमेशा आरएसएस ने सपना लिया है, बीजेपी ने सपना लिया है कि वो शिवसेना को खत्म करें। और वो फाइनली हालाँकि दोनों एक-दूसरे के पूरक भी थे, दोनों के इश्यूज़ सेम थे। दोनों में जो बात करें हिंदुत्व के जो पॉलिटिक्स के जो पॉलिटिकल पोज़ीशंस होती हैं, वो सब सेम था। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से लगातार लड़ाई चल रही है, सत्ता को लेकर भी लड़ाई चल रही है। वो शिवसेना को खत्म करने के लिए बीजेपी भरपूर प्रयास कर रही है। तो जो ये मुहावरा बरता है उद्धव ठाकरे ने बाबर जनता पार्टी बेसिकली बाबर को आक्रांता हिंदुत्व की पॉलिटिक्स मानती है कि यहाँ तो हिंदुओं का राज था, बाबर बाहर से आया और भारत में मुगल राज स्थापित कर दिया टाइप ऐसे ऐसे थ्योरियाँ बनाती है। तो वो ये उसी से ही आ रहा है और उसी मुहावरे में ये बात बोल रहा है। हालाँकि आपको और हमको पता है कि ये तथ्य कितने गलत हैं, कितनी चीज़ें इनमें गड़बड़ हैं। ख़ैर जब ये अपने साम्राज्यवाद की बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि हम अफ़गानिस्तान तक और पता नहीं कहाँ-कहाँ तक पूरे इलाके को हम अखंड भारत बना देंगे, ऐसी-ऐसी बातें करते हैं। ख़ैर मेरे को लगता है कि शिवसेना के साथ किया तो गलत है बीजेपी ने और बीजेपी अभी इस मूड में है कि वो हिंदुत्व की सिर्फ़ इकलौती पॉलिटिकल आउटफिट बन जाए। कोई भी हिंदू धर्म के नाम पर कोई भी संगठन है, कुछ भी है, वो सब आरएसएस या बीजेपी की छतरी के नीचे ही रहें। उससे अगर बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो दे विल मतलब ब्रेक देयर ऑर्गनाइज़ेशन और या फिर उनके ऊपर कोई आरोप लगा के कुछ ऐसा करके वो जेल वगैरह में डाल देते हैं। तो वो हिंदू हिंदू धर्म के ऊपर भी और हिंदुत्व की पॉलिटिक्स के ऊपर भी बीजेपी अभी मोनोपोली चाह रही है, कि सिर्फ़ उन्हीं का ही वो अकेले एक आगे बढ़ें तो सोनम वांगचुक की बात करते हैं, जो जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है, उसमें उन्होंने अभी हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल, भूख हड़ताल जो उन्होंने शुरू की है, इस बार उनकी अल्टीमेट डिमांड क्या है, खासतौर पर भूख हड़ताल को लेकर? देखिए 20 जून को इन्होंने वहाँ पर जंतर मंतर पे अपना जो धरना था वो शुरू किया था। शुरुआत में आपने देखा कि जो ज़्यादातर नौजवान ही थे, उसके बाद कुछ
जो किसान जत्थेबंदियाँ हैं, गुरनाम चंडूनी वगैरह, वो सब भी उनको समर्थन दे के आए, तो थोड़ा जो मैच्योर क्राउड था, वो भी दिखना शुरू हुआ। उसके बाद सोनम वांगचुक ने बेसिकली 90 दिन मतलब अपन बात करें तो आज से उन्होंने अनिश्चित भूख हड़ताल शुरू की है। लद्दाख के एक्टिविस्ट हैं, आपको पता है सोनम वांगचुक पहले भी ल लद्दाख के स्टेटहुड के लिए भूख हड़ताल कर चुके, तो मतलब तजुर्बा है। वो बात करें तो आज सुबह अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक दोनों भूख हड़ताल शुरू करने से पहले महात्मा गांधी की समाधि के ऊपर गए, दिल्ली में राजघाट गए और वहाँ पुष्प अर्पित करके फिर वापस यहाँ जंतर मंतर आए और यहाँ पर वो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। देखिए आपको मतलब ये कोकरोच जनता पार्टी का पूरा आंदोलन है, ये अभी ऐसा दिख रहा है कि ये सिर्फ इनका एक ही सिंगल डिमांड आप देख ही रहे होंगे कि ये लोग कह रहे हैं कि हमें इस्तीफा चाहिए और इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्री जो हमारे हैं उनका उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। सोनम वांगचुक इसके अलावा आपको पता है स्टेटहुड का जो लड़ाई थी लद्दाख की, उसके बाद 170 दिन तक वो जोधपुर की जेल में भी रहे, उनके ऊपर एनएसए वगैरह लगा दिया गया था, वो सारा आपको ध्यान होगा। उसके बाद जो चीज़ें हुई उसका भी आपको पता है। ख़ैर अभी तो यही है कि जो कोकरोच जनता पार्टी है, उसका ये कहीं न कहीं फाइनल टेस्ट ही चल रहा है, क्योंकि 20 जून के बाद जो आंदोलन हुआ उसमें जितनी उनको उम्मीद थी कि इतने लोग आ जाएँगे, ये हो जाएगा, जैसे 2011 में अन्ना मूवमेंट था, वैसा-वैसा हो जाने की इनको उम्मीद थी, वैसा तो हुआ नहीं और इवन जो कवरेज है न्यूज़ चैनलों की, वो भी आप देखिए कि बहुत ज़्यादा कम हो गई है, उनकी कवरेज भी बहुत कम हो रही है। इवन जो प्रोपेगेंडा है इनके खिलाफ वो ज़्यादा चल रहा है। सोनम वांगचुक के खिलाफ अभी एक वो होटल में पानी पी रहे थे, उसको लेकर ही प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया, तो वो कोई ड्रिंक एनर्जी ड्रिंक पी के भूख हड़ताल कर रहे हैं, ऐसा-ऐसा प्रोपेगेंडा लगातार चैनलों ने शुरू कर दिया। तो ये सब होगा, मतलब ख़ैर देखते हैं बिल्कुल। कि कितने दिन तक ये इनका आंदोलन चलता है और क्या सरकार टेबल टॉक के लिए आती है या नहीं आती। सोनम वांगचुक क्योंकि क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, इंटरनेशनल उनकी पहचान है, तो ये एक उम्मीद है कि शायद उनके इस भूख हड़ताल को इंटरनेशनल मीडिया कवर करे। देखते हैं कि क्या रहता है और इंटरनेशनल लिबरल मीडिया से मोदी की हुकूमत तो ठीक-ठाक डरती है। उनको बड़ा डर लगता है कि जब न्यूयॉर्क टाइम्स या फिर बीबीसी या अल जज़ीरा वहाँ पर कुछ छप रहा होता है तो एकदम से घबरा जाते हैं। आपने वो ऑस्ट्रेलियन पत्रकार के साथ तो देखा ही होगा, उनको तो वापस ही अवनी वापस दासू को भेज दिया वापस था। भेज दिया था। तो बिल्कुल। ख़ैर अब इंटरनेशनल लिबरल मीडिया है, उससे उम्मीद कहीं न कहीं कोकरोच जनता पार्टी को है, इसलिए सोनम वांगचुक को इनका मतलब आप मान के चलिए कि इनका तुरुप का इक्का है, तुरुप का इक्का निकाल कर लेकर आई है कोकरोच जनता पार्टी। ख़ैर देखते हैं किस जी। ये मूवमेंट किस दिशा में जाता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और इससे आगे बढ़े तो राजस्थान को हरियाणा की यमुना का पानी मिलेगा। ये कहने में तो आसान लगता है कि पानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट को दे देना, लेकिन पंजाब अगर इसकी बात करें तो इसके बहुत ज़्यादा मायने हो जाते हैं। क्या ऐसे हरियाणा और राजस्थान दोनों की सहमति है इस पे? देखिए मौके की जो हुकूमत है, राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और दोनों जगह पे जो केंद्रीय ताकत है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, उनके पिट्ठू मंत्री बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री, जिनको वो इशारा करते हैं, तो दोनों एक साथ ही तो आज दिखा वो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, इन तीनों ने बैठ के एक साथ एमओयू के ऊपर साइन किया। ये और उसमें ये तय हुआ कि हरियाणा की जो यमुना नदी है, वहाँ से 300 किलोमीटर के आसपास की पाइपलाइन बिछा के चूरू जिले तक लेके जाएगी और वहाँ पर पानी दिया जाएगा, पानी पहुँचाया जाएगा। अब ये बिल्कुल ऐसे तो अपोज़िट डायरेक्शन में होगा क्योंकि जो जमुना है वो तो आपको पता ही है कि ईस्ट की तरफ बहती है। ख़ैर तो ये है जो पानी दिया जाएगा मतलब ये 300 किलोमीटर का पाइपलाइन अंडरग्राउंड ले जाने की बात है। पूरा बड़ा जो अपन कहें कि तकरीबन अ, 12-13 फुट का जो डायमीटर वाला जो रेडियस वाला जो पाइप होता है, उस उसके थ्रू पानी देने की बात है। देखिए गुरप्रीत कई सवाल हैं, कई सारे मामले हैं। क्या हरियाणा अपना पानी बचा पाएगा? वैसे तो हरियाणा में आपको आपको दिखता होगा बहुत सारे लोग एसवाईएल के पानी का डिमांड करते हैं। भाई चलो ठीक है, एसवाईएल तो एक अलग चीज़ है। अब जो तुम्हारे सूबे का जो पानी उसी को ही बचा लो। एसवाईएल का मिलेगा या नहीं मिलेगा वो एक अलग बात है और वो मतलब आप देखें कि आप राइपेरियन उसको देखेंगे कि जो नदी जिस सूबे से जाती है पहला हक उन्हीं का ही होता है। तो आप दूसरे के हक हक का पानी माँग रहे थे, अब आपके हक का पानी किसी और को दिया जाएगा। अब आपको बोलना चाहिए। तो ख़ैर मुझे लगता नहीं कि को हालाँकि हरियाणा में जो चौटालाज़ हैं इंडियन नेशनल लोकदल है जो,
अभय चौटाला वगैरह, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की है। 1994 का इशू ये भी पुराना है, जैसे एसवाईएल 80s में शुरू हुआ था, ये 90s में शुरू हुआ था, ये यमुना वाला, यमुना का पानी, हरियाणा का पानी बेसिकली राजस्थान को देने की जो बात थी। 94 में तकरीबन 17 विधायकों ने इस्तीफा दिया था उस टाइम पे, वो भी लोकदलीय थे, वो सारे ताऊ देवीलाल के विचारधारा के लोग थे। तो मुझे लगता है कि चौटाला ही इसके ऊपर तो आपको एजिटेटेड दिखेंगे, बाकी तो जो दोनों पार्टियां बाकी बच गई, कांग्रेस और बीजेपी, उनसे आपको ज्यादा, बीजेपी तो खैर इसमें शामिल ही है, बीजेपी तो पानी दे ही रही है, वो तो उसने तो क्या ही अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन करना। तो खैर मुझे लगता है कि ये बड़ी क्रूशियल स्थिति होगी कि जो पानी, अब आप पानी ना बड़ा ऐसा टॉपिक हो गया कि जिसको लेकर ना कैसे बात करें। उधर साउथ इंडिया में भी कावेरी वाला फंसा रहता है पेच, इधर भी फंसा रहता है, कभी हिमाचल का कोई मामला आता है, दिल्ली को जो पानी जाता है उसको भी आपको लेकर पता ही है, राजस्थान को पानी जाता है, हरियाणा को पानी, पंजाब को लेकर पंजाब के इंटरनल जिलों में जो जिस किस्म की पॉलिटिक्स है, अंडरग्राउंड वाटर जो कम हो रहा है, तो पानी की बिल्कुल। पॉलिटिक्स देख रहे हैं कि इस सूबे में, इस नॉर्थ इंडिया के इस रीजन में, हिमालयज और हिमालयज के फ्लड प्लेन, इनमें बहुत जी, क्रूशियल होता जा रहा है। और इसमें नदियों का प्रदूषण भी है, गंदा पानी, कैसे शहरी फैक्ट्रियां, आपको पता है कि जो नदियां हैं इस इलाके की, उनमें डाल रही हैं, तो पानी का प्रदूषण, पानी को दूसरे सूबे को देना, पानी की कमी, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, ये बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं। इस बीच में पता नहीं कैसे पानी के ऊपर पॉलिटिक्स हो पाएगी अभी आगे को लेकर। पर हाँ, ये जरूर है कि ये शायद 90s की तरह दोबारा आपको जो लोकदलीय पॉलिटिक्स, जो चौटाला या ताऊ देवीलाल की विचारधारा के लोग हैं, वो आपको हरियाणा में अब इसके खिलाफ एजिटेशन उनको करते हुए आप देखेंगे। जी। अगर ज्यादा ही किसी को चुल हो तो वो पंजाब से पूछ ले, पंजाब ने क्या कुछ पानियों के को लेकर आज तक झेला है, लेकिन मामले वहां की वहां ही लटके हुए हैं। खैर, आगे बढ़े तो खुद केंद्रीय कृषि मंत्री ने ही अपने आप को 1 करोड़ रुपए का फसल सब्सिडी दिलवा ली, खुद को ही, अपने खीरे उगाएंगे बोल रहे थे। हाँ, तो खीरे की खेती के लिए खुद जो कैबिनेट वजीर हैं, केंद्रीय जी। खेतीबाड़ी केंद्रीय राज्य खेतीबाड़ी मंत्री जो हैं, भागीरथ जी। चौधरी, राजस्थान के रहने वाले हैं, उन्होंने खुद को ही सब्सिडी दे दी। तो बढ़िया है, जी। किसानों को देने की क्या जरूरत है, मंत्री खुद को ही सब्सिडी दे दें। जब उनसे पूछा गया कि आपको क्या जरूरत है, आप तो मंत्री, बोला मैं भी किसानी करता हूँ। तो जी। खैर वो एकदम से किसान बन गए। और जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की जो सब्सिडी है, उसको उसकी सब्सिडी दी गई है। बोला कि 2 करोड़ रुपए के मैंने खीरे उगाए हैं, 1 करोड़ की मेरे को सब्सिडी मैंने ले ली, तो 50% वो सब्सिडी ले गए। तो आप जी। देखिए कि जो करोड़ों में खेती करते हैं, वो करोड़-करोड़ रुपए की सब्सिडी ले रहे हैं सरकार के। और आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी लगाइए ना, आप उसी डिपार्टमेंट के हेड हैं। जी। खेती-बाड़ी मंत्री हैं आप, खेती-बाड़ी जो मिनिस्ट्री है, सारे खेती-बाड़ी की सब्सिडी, सारा कुछ आपके नीचे से होके जाता है। आप खुद कोई जी। सब्सिडी दे रहे हैं, तो इसको न्यू मॉडल ऑफ करप्शन क्यों ना माने? और फिर वो अपने जी। आप का बचाव भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं कि नहीं ऐसा है, मैं खुद किसान हूँ, इसलिए मैंने भी खीरे की खेती की, इसलिए मुझे भी सब्सिडी की ज़रूरत थी। अरे भाई, आपको पता ही है कि एक सांसद को सैलरी भी मिलती है मंथली, ठीक है? मंत्री वजीर हैं, उनको कितनी सुविधाएँ, कितनी चीज़ें मिलती हैं, सारा कुछ आपको पता है, ठीक है? और आप ऊपर से अब आप कह रहे हो कि नहीं मैं तो किसान। मेरे को वो नेता बड़े अच्छे लगते हैं जो जिनके अरबों करोड़ों रुपए के कारोबार होते हैं, और वो फिर जनता में जाके या किसी बात पे वो बोल देते हैं हम भी तो किसान हैं। तो भाई, जी। आप लोगों के इतने अरबों खरबों के कारोबार हैं, आपकी मुख्य जो इनकम है वो खेती-बाड़ी से नहीं होती। ये आप सबको पता है, ठीक है? फिर भी ये चलो क्या बोलें, मैं तो यही कहूँगा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और इसमें ये मतलब सरासर गलत है। और अब बीजेपी, मेरे को नहीं लगता है कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी करेगी। सारे मंत्री इनके संतरी ऐसे ही हैं, ठीक है? ये चलो, इसकी खबर ब्रेक हो गई, कइयों की खबर ब्रेक नहीं होती। कुछ दिन पहले हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में बात कर रहे थे कि वो मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग जहाँ-जहाँ उसने मास्टर प्लान बनाने, वहाँ-वहाँ की ज़मीनें वो पहले ही उसके रिश्तेदार और वो खुद खरीद ले रहे थे। यहाँ पे खुद के डिपार्टमेंट को, खुद के मंत्रालय को खुद ही 1 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे देते। तो ऐसे-ऐसे महान कलाकार सर हुकूमतों में बैठे हैं, और मतलब हुकूमत इनको हटाती भी नहीं है। इनकी कोई जवाबदेही भी नहीं है। तो ट्रांसपेरेंसी जो है वो काफ़ी कम होती जा रही है, और जो मतलब जवाबदेही जिसको बोलते हैं, जवाबदेही भी काफ़ी कम होती जा रही है कि भाई इनका जवाब तो माँगा जाना चाहिए कि यार जनता को इतना मूर्ख तो मत समझो ना, कि आप ये सब कर रहे हो। जी, बिल्कुल, बिल्कुल।
एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात पंजाब में भी आई थी, लेकिन बहुत आराम से उसको दबाया गया जब मंत्री बनाया गया अरोड़ा को। वो भी डिपार्टमेंट सारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, हाँ इलेक्ट्रिसिटी का महकमा उनको दिया गया। हालांकि उनकी खुद की इंडस्ट्री है, खुद वो बिल्डर हैं, सारा कुछ कर रहे थे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत जगह होता है, कहीं जगह पकड़ा जाता है, कहीं जगह आराम से निकल जाता है। खैर, बिल्कुल। इससे आगे बढ़े तो झारखंड में कस्तूरबा गांधी विद्यालय में दूषित पानी पीने के बाद 100 से अधिक छात्र बीमार पड़ गए हैं। हाँ, ये गर्ल चाइल्ड, ये बेसिकली बालिका विद्यालय था और जी आवासीय, मतलब जो गर्ल चाइल्ड का हॉस्टल था, वहाँ पर ये है। और उसमें जब पाया गया तो ये पाया गया कि जो पानी है वो पीने लायक ही नहीं है। वो उन बच्चियों को, छोटी-छोटी बच्चियों को उनको पिलाया जा रहा था। इसकी वजह से 100 जो बच्चियाँ हैं उनकी तबीयत बिगड़ गई, उनको जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया और काफ़ी भयावह स्थिति है। देखिए गुरप्रीत, पीने का पानी एक बेसिक चीज़ है। मतलब हम बात करें कि हम दुनिया को बताएँगे कि कैसे जीना है, विश्व गुरु होने की जो फीलिंग है, वो क्या है? वो जी यही तो है कि हम दुनिया को रास्ता दिखाएँगे कि इस जीवन का मतलब क्या है, ज़िंदगी कैसे जी जाती है, क्या ये सब। वो आप वो दुनिया को सिखाने की बात कर रहे हो और आप अपने मुल्क में साफ पानी, एक जो बेसिक नेसेसिटी है, वो लोगों को नहीं दे पा रहे हो। इंदौर में कितने लोगों की डेथ हुई आपको पता है? सूरत में क्या जी हुआ था खराब पाइपलाइन की, कितने कितने लोग बीमार हुए वो आपको पता है। अब गर्ल स्टूडेंट का ये 300 तकरीबन 300 गर्ल स्टूडेंट का ये हॉस्टल है झारखंड में, और वहाँ पर 100 से ज़्यादा जो गर्ल स्टूडेंट हैं वो बेचारी अस्पताल में भर्ती हैं, छोटी-छोटी हैं। किसी को चक्कर आ रहे हैं, किसी के पेट में दर्द है, किसी को फूड पॉइज़निंग हो रखी है, किसी को पीलिया हो गया। आप जी मतलब एक स्टूडेंट्स जो पढ़ने आ रहे हैं, सेम मिड डे मील के साथ आप लोग देखते हो, सेम पानी के साथ खाना, दाना, पानी वही आप शुद्ध नहीं दे पा रहे हो और आप बातें करते हो कि हम दुनिया को बताएँगे कि ज़िंदगी कैसे ज़िंदगी का मतलब क्या है? जीवन का मतलब क्या है? जीवन का अर्थ क्या है? मोक्ष कैसे प्राप्त करें? दुनिया को कैसे जीना चाहिए? ये सब आप, ठीक है, गपोड़ कथाएँ आपके पास बहुत हैं, आप बहुत सारे गप आप बहुत सारी दुनिया को सुना सकते हैं, आपके पास बहुत मटेरियल है। लेकिन जब बात डिलीवरी की आती है, बेसिक नेसेसिटी की आती है, तो तब आपकी जो ये खबरें हैं, ये दुनिया के पास पहुँचती हैं, तो ये इससे ज़्यादा बड़ी शर्मिंदगी कुछ नहीं होती। जब आपकी यूनाइटेड नेशन जो अलग-अलग एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस में जब आपकी रैंकिंग देखी जाती है, जब आपके स्टंटिंग, वेस्टिंग जो बच्चों में है, उसको लेकर जब बात की, औरतें कितनी एनीमिक हैं, ये जब डेटा बाहर आता है, तब आपकी असल में आपकी स्थिति पता चलती है। तो ये बड़ा भयावह है कि एक तो इतनी गर्मी भी पड़ रही है, ऊपर से इस गर्मी में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको हाइड्रेट रखने के लिए जो पानी जो होता है, वही दूषित मिल रहा है बच्चियों को। तो काफ़ी काफ़ी भयावह, बहुत बहुत गंभीर स्थिति हम कह सकते हैं इसको। जी बिल्कुल। इससे आगे बढ़े तो आज अकाल तख्त साहिब पर पेशी हुई है। जो सिख जितने भी एमएलए हैं, सबकी बेशक किसी भी पार्टी से वो संबंध रख रहे हों पंजाब विधानसभा के, और उसके बाद वहां से लाइव टेलीकास्ट भी चल रहा था, बीच में वो भी बंद हो गया। लगातार वहां से कवरेज धड़ाधड़ सामने आ रही है। और अब अंदर क्या हुआ है, क्या कुछ आदेश दिए गए हैं अकाल तख्त साहिब की तरफ से, जथेदार तरफ के साहब की तरफ से? देखिए, अगर आप सारी आज कार्रवाई आपने देखी होगी, तो उसमें क्या था जी कि उसमें पहली बात तो यही था कि जो जथेदार कुलदीप सिंह गड़गज हैं, उन्होंने 6 मोटे-मोटे ऐतराज़ जताए हैं। उसमें पहली बात तो उन्होंने इसी बात पे ही ऐतराज़ जताया कि जो सिख शब्दावली है, मर्यादा है और पंथ से जुड़े हुए मामलों में विधानसभा फैसला थोड़ी ना करेगी। एक तो आप जी इसी से बात को शुरू की गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि जथेदार साहब ने ये भी पूछा कि इस दौरान मतलब जो ये कानून था, क्या ये आपने बिना पढ़े इसकी सहमति दी? बहुत सारे विधायकों ने माना भी और जी मतलब भगवंत मान के भी 2 वीडियो उन्होंने सुनवाए। जो आम आदमी पार्टी के जो सिख मंत्री थे और विधायक थे, उन उन उनसे वो भी आपको दिखे। अकाली दल के जो विधायक और कांग्रेस के निर्दलीय विधायक, वो भी वहाँ पर आपको दिखे। तो मतलब सारा मामला था। इसमें यही एक तो मतलब पहला सवाल तो यही कि कुलदीप सिंह गड़गज ने सीएम भगवंत मान के 2 बयान सुनाए, जिनमें वह कह रहे हैं कि अगर बेअदबी करने वाला मानसिक रोगी हुआ तो उसके माँ-बाप या कस्टोडियन को सज़ा मिलेगी। उन्होंने आम आदमी पार्टी के मंत्री विधायक से पूछा कि क्या ये कानून में लिखी हुई है? तो इस पे जो खेती-बाड़ी मंत्री हैं गुरमीत खुडिया, वो स्पष्ट जी नहीं कर पाए और इस पर अ अ अ
मामला हुआ। और दूसरा एक ये भी कि ये मसला भी संवेदनशील है। लाइव टेलीकास्ट को लेकर जो इंद्रवीर सिंह निज्जर हैं विधायक, उन्होंने भी अपने ऐतराज जताया और उसको लेकर भी बात हुई। खैर, दूसरा सवाल कुलदीप सिंह गड़गज ने पूछा कि सरकार अपने कानून बनाए, श्री अकाल तख्त साहिब को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन सिखों के लिए कोई कानून बने तो उसमें सिखों की राय लेनी चाहिए। उस कानून में शोध करनी थी तो हमें भी बुलाते। कानून में जो शोध की है उसके लिए क्या श्रोमणी कमेटी से कोई राय ली गई? तो ये एक दूसरा सवाल था। और इस देखिए, कस्टोडियन वाली जो मद है वो हटाने की बात जी। आई, यूनिक नंबर पर ऐतराज जताया, सजा पर ऐतराज, कानून में दुर्घटना की स्थिति का जिक्र भी नहीं किया गया। तो बहुत सारे मामले हैं और इसमें एक और भी है ना उसमें कि अगर किसी चेला है, कोई डेरा है जिस पर गुरु महाराज का प्रकाश किया हुआ है, अगर वहां पर किसी नियत से कोई भी वहां बेअदबी करता है या कोशिश करता है, तो उस डेरे का जो मुखी है उस पर एफआईआर दर्ज करने की बात भी कही है, वो भी मद शामिल करने की कही है। बिल्कुल। और इसमें श्री अकाल तख्त साहिब से तो आदेश तो यही हुआ कि एक महीने में बेअदबी कानून को संशोधित करने की बात आई है। तो खैर देखते हैं। और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने कबूला भी कि बिना पढ़े साइन किए, तो ये एक बड़ी बातचीत थी। तो खैर मुझे लगता है कि जो पंजाब के वरिष्ठ पत्रकार हैं, सिख पॉलिटिक्स को कवर करने वाले, वो और भी गहराई से इसके ऊपर गुरप्रीत हमारे पंजाबी सेक्शन, जो पंजाबी न्यूज़ का सेगमेंट होता है, उसमें अपनी नज़र रखेंगे। हमारे लिए तो बहुत हम वी आर वेरी यंग टू कमेंट ऑन दिस। पर हाँ, ये है कि मैं जैसे जितना मैं पंजाब में घूमा हूँ, उसमें एक जी। कॉमन सेंटीमेंट तो ये है कि क्या मतलब पुलिस जो है, मतलब जो सिख धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों का फैसला पुलिस थोड़ी ना करेगी या सरकार थोड़ी ना करेगी। ये एक कॉमन सेंटीमेंट ज़रूर है, जो मैंने मतलब आम लोग से पकड़ने की कोशिश की। जी, बिल्कुल। इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़ी जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, शुक्रिया।